नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। जी हां, ऐलाने इलेक्शन महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में जहां 20 नवंबर को मतदान होना है, तो वहीं झारखंड में दो चरणों में मतदान होगा। वो होगा 13 और 20 नवंबर को। तो महाराष्ट्र में 20 को मतदान और झारखंड में 13 और 20 को मतदान। दोनों ही राज्यों के नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। जिसकी आस और उम्मीद लगाए थे कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो दो राज्यों के चुनावों का शंखनाद करेगा, यानी ऐलान करेगा, तो ऐलान कर दिया है। राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पूरे चुनाव कराए जाएंगे। और सबसे अहम जो खबर है मध्य प्रदेश के लिए वो ये कि बुधनी और विजयपुर में भी उपचुनाव इन्हीं चुनावों के साथ होंगे। ये बड़ी खबर है। हालांकि कई राज्यों में उपचुनाव होना है, तो बुधनी और विजयपुर में भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। झारखंड में दो चरणों में मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र में एक ही फेज यानी एक ही चरण में वोटिंग कराई जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल की यदि बात करें तो 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। झारखंड में काफी वक्त है, लेकिन चुनाव दोनों राज्यों के एक साथ ऐलान किए गए। 16 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। तो 16 राज्यों की जो 2 लोकसभा सीटें हैं जो खाली हुई हैं और 48 विधानसभा सीटें, उन पर भी उपचुनाव होना है। उन 16 राज्यों की जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर भी है। बुधनी और विजयपुर खास है बेहद मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि बुधनी से केंद्र में मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो रिक्त हो गई सीट। और विजयपुर तो बहुत रोमांचक सीट है, क्योंकि रामनिवास रावत जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, तो विजयपुर भी खाली हो गई। अब ये हो गए चुनाव। तो हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, पहले परिचय कराते हैं और चर्चा इसी पर करेंगे। पहले महाराष्ट्र, झारखंड और फिर मध्य प्रदेश का बुधनी और विजयपुर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एडिटर दीपेश जैन जी, देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भानु चौबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दीपेश, ऐलाने इलेक्शन बहुप्रतीक्षित महाराष्ट्र, मतलब अब ये कह सकते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी में अब इलेक्शन राजधानी क्या, सीधे सीधे पूरे स्टेट में इलेक्शन मोड। बिल्कुल, और सबसे जबरदस्त और रोचक चुनाव इस बार होने वाला है बहन जी, क्योंकि 2019 में बिल्कुल अलग परिस्थितियों में चुनाव हुआ था। वह नैसर्गिक जो गठबंधन था एनडीए का, जिसमें शिवसेना और भाजपा थी, और उनके मुकाबले में कांग्रेस और एनसीपी थी। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे आने के बाद वहां पर सब कुछ बदल गया था। मुख्यमंत्री पद को लेकर जो भाजपा और शिवसेना में खींचतान हुई, उसकी परिणति आप देखिए कि आज महाराष्ट्र में दो शिवसेना है, दो एनसीपी है, वहां पर एकनाथ शिंदे सीएम है, भाजपा के डिप्टी सीएम है, और कांग्रेस और शिवसेना का जो एक कहते हैं अप्राकृतिक गठबंधन वहां पर जो है फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन खींचतान वहां भी अभी चल ही रही है, रसाकशी जारी है। और ये कह सकते हैं कि भाजपा भी अंदर काने बहुत कुछ रणनीति बना रही है। महाराष्ट्र के साथ देखिए झारखंड के भी बिल्कुल, जो देखिए है चुनाव झारखंड में का। भी विधानसभा चुनाव, और दोनों ही राज्यों में गठबंधन की राजनीति ही चल रही है। वहां पर कोई एक दल की सरकार नहीं बनने वाली, सीधी सी बात है। सब दल मिलकर के ही कोई ना कोई सरकार बना पाएंगे। तो ये बहुप्रतीक्षित था, सीधी सी बात है। और पिछली बार आप देखिए 19 में 21 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी और 24 को नतीजे आ गए थे। इस बार लगभग एक महीने बाद 20 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो ये दीपावली के कारण से पूरा शेड्यूल जो है वो चेंज किया गया। और अच्छी बात है कि छठ का त्योहार भी निपट मध्य जाएगा। प्रदेश के लिए भी इन्हीं और इलेक्शन में हाँ, सिलेक्शन हो गया दोनों बिल्कुल सीटों का। बिल्कुल, देखिए झारखंड का जो पहले चरण की वोटिंग है 13 नवंबर को, उसी दिन मध्य प्रदेश में 2 सीटों के लिए वोट डल जाएंगे और 10 दिन इंतजार करना होगा, जब 23 नवंबर को
नतीजे आएंगे, तो कह सकते हैं कि ये साल जाने से पहले बहुत पूरी देश की राजनीति को, हालांकि हरियाणा ने बहुत कुछ प्रभावित किया, लेकिन अब जो हरियाणा और जो झारखंड और महाराष्ट्र के जो नतीजे आएंगे वो यकीनन एक बार फिर पूरे देश की सियासत को प्रभावित करेंगे। चलिए देखिए देवदत्त जी, अब दो राज्यों के इलेक्शन शुरू हो गए हैं। मोड तो शुरू हो गया है, आचार संहिता लागू हो गई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखें तो घोषित कर दी हैं। तो 23 नवंबर डेडलाइन डेट, यानी कि उस दिन तय हो जाएगा कि दिवाली के बाद दूसरी दिवाली किसकी मनेगी और झारखंड में कौन जीतेगा और कौन महाराष्ट्र का किंग बनेगा। ये उपचुनाव जो प्रदेश में हो रहा है और देश में दो राज्यों में चुनाव है, बेहद महत्वपूर्ण है। ये आगे की राजनीतिक की दिशा तय करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अभी जैसे हरियाणा में चुनाव हुए तो पूरी उम्मीद थी, तमाम सर्वे कांग्रेस के पक्ष में आ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा में जीत दर्ज की। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन महाराष्ट्र, जैसा आपने भी कहा, ये बिल्कुल सब जानते हैं कि महाराष्ट्र देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और फिल्म जगत की सब पूरा कारोबार वहीं पे है। तो इस तरह से पूरे देश को प्रभावित करने की राजनीति महाराष्ट्र में होती है। जिस तरह से वहाँ के छत्रप नेताओं के कई के आखिरी चुनाव है, चाहे वो शरद पवार हो और चाहे अजित पवार, बहुत सारे ऐसे नेता हैं। ठाकरे परिवार को भी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने का मौका है और भाजपा इस औद्योगिक राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करके आगे के लिए और भी रास्ता आसान करेगी। जैसा अभी लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा सा गिराव भाजपा में गिर रहा था, लेकिन हरियाणा के बाद उन्होंने थामा है अपना गिराव। तो महाराष्ट्र भी एक ऐसा राज्य है जहाँ से देश की राजनीति प्रभावित होती है। इसलिए कोई भी दल नहीं चाहेगा, गठबंधन, दोनों गठबंधन है जो वो अपनी अपनी सरकार बनाना चाहेंगे, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड में एक तरह से आदिवासी नेतृत्व देश में किसके साथ है, कैसा, वहाँ से एक लाइन तय होती है छत्तीसगढ़ से लेके झारखंड तक। तो झारखंड भी सब चाहते हैं कि एक देश का बहुत बड़ा वोट बैंक है, आदिवासी वोट बैंक, तो झारखंड हमारे पास रहे, जिससे समाज में हमारी पैठ बनी रहे। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनको झारखंड का प्रभारी भी बनाया गया है। वहाँ चूंकि वर्तमान सरकार महिलाओं के लिए योजनाएं ला रही है और शिवराज सिंह चौहान की महिलाओं को जो माँ भैया की जो इमेज है, इस कारण शायद उनको प्रभारी बनाया गया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के लिए मध्य प्रदेश भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि उनके इस्तीफे के बाद जो बुधनी विधानसभा सीट रिक्त हुई है उस पर भी उपचुनाव है और ये उपचुनाव सीधे सीधे शिवराज के उस पर लड़े जाएंगे। वो किसी प्रत्याशी कहते हैं, उन्हीं को जिताने की जिम्मेवारी होगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव जब भैरूदा गए थे शिवराज सिंह के साथ, तो उन्होंने इस तरह के संकेत भी दिए थे। कल जो भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी चुनाव समितियों की बैठक की है, कांग्रेस के पर्यवेक्षक इस समय बुधनी में गांव-गांव ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की राय समारी कर रहे हैं। अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा, तो वहाँ पर पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक बनाए गए, शैलेंद्र पटेल पूर्व विधायक, तो वो सब फाइनल नाम कर रहे हैं। भाजपा ने तो 3 नामों का पैनल भी बना लिया है, जिसमें रमाकांत भार्गव और भाटी के नाम प्रमुख रूप से लिए जा रहे हैं। हालांकि वहाँ के जो ब्लॉक अध्यक्ष या कार्यकर्ता है, उन्होंने बहुत पहले से लिख के कार्तिकेय चौहान के लिए लिख के दिया है, जो शिवराज सिंह के बड़े बेटे हैं। लेकिन अंत में पार्टी को तय करना है और शिवराज की सहमति से करना है। गुरु प्रसाद शर्मा भी है, राजा सिंह राजपूत भी हैं वहाँ पर दावेदार, महेश। तो इस तरह के ये जो नाम है सब में से तय करेंगे कौन जीतने का। तो लड़ने को चुनाव तो शिवराज सिंह और भाजपा को लड़ना है, प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन एक जो आगे के लिए रास्ता है। अब कांग्रेस किसको ला रही है, कांग्रेस ने ये तो मध्य प्रदेश में अभी चुनौती है कांग्रेस और भाजपा के लिए। भानु चौबे सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। भानु चौबे जी, क्या लगता है कि महाराष्ट्र अब बहुत महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए, हरियाणा जीतने के बाद बेहद उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन। हालांकि जम्मू कश्मीर में
कांग्रेस तो निराश है ही, लेकिन भाजपा को उतनी सफलता नहीं मिली। 2 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो झारखंड की स्थिति क्या रहने वाली है, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के केंद्रीय मंत्री प्रभारी हैं, और महाराष्ट्र में क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की घोषणा के पहले जो 2 राज्य चुनाव हुए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, उसमें राजनीतिक कुश्ती एक एक में बराबर छूटी। एक में भाजपा जीती, जबकि दूसरे में भाजपा विरोधी सरकार बनी है। तो वो एक एक पे छूटी, कोई फैसला नहीं हो सका कि एक छत्र राज किसका है। शायद महाराष्ट्र और झारखंड में ये फैसला हो जाए कि बीजेपी का वर्चस्व है कि यहाँ भी कोई दूसरे दल मिलजुल के सरकार बना लें और बीजेपी को फिर एक नई चुनौती दें, ये होगा। लेकिन ये देखना होगा कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक कीमियागिरी हुई थी, जिससे शिवसेना के 2 हिस्से हुए, एनसीपी 2 फाड़ हुई, और भाजपा का भी जो राजनीतिक कर्तव्य था उसमें, उस पर मतदाताओं की पहली बार राय आएगी। ये बड़ी जो व्यापक राज्यव्यापी राय होगी, तो इससे पता चलेगा हमको कि वो मतदाता उसको किस तरह देखते हैं। इसी तरह झारखंड में सोरेन को ईडी ने पकड़ा था, उसके बाद सोरेन फिर से मुख्यमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में चुनाव में जा रहा है राज्य। तो और बीच में जो मुख्यमंत्री थे वो भाजपा में चले गए, चंपई सोरेन। तो यहाँ भी एक दिलचस्प बात है कि ये मतदाताओं की राय पहली बार सामने आएगी कि जो कुछ हुआ इसमें वो क्या सोचते हैं। और इस तरह से ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े संवेदनशील भी है और राजनीतिक रूप से बड़े सनसनीखेज भी है। बिल्कुल। दीपेश जी, महाविकास अघाड़ी का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 37 पर थी, लेकिन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 63 सीट पर आगे रही। काउंटिंग के हिसाब से विधानसभा क्षेत्रवार बात करें, कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी को काफी कुछ लीड मिली लोकसभा चुनाव में। विधानसभा के क्षेत्रवार अब मूल्यांकन है, ये उत्साह है उनमें, ये जोश है, लेकिन हरियाणा तो हार गए। उसके बाद भी कांग्रेस अब पूरा दम्भ भर रही है। पूरा जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है वो कह रहा है कि इस बार तो भाई नहीं। देखिए, 2 चीजें महेंद्र जी हमें समझना होगा। भानु जी हालांकि कह रहे थे कि ये जो 2 फाड़ हुई पार्टियां, उसके बाद महाराष्ट्र की जनता का रिएक्शन अब आएगा, नहीं आ चुका है। लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि 30 सीटें जो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और शरद पवार वाली पार्टियां हैं उनको मिली, और 17 पे केवल जीत पाई भाजपा और अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी। यानी जनता ने वहां पर नाराजगी जताई और भाजपा के खिलाफ कह लें या एकनाथ शिंदे के खिलाफ वोट पड़ा। हालांकि क्या लोकसभा चुनाव के नतीजे विधानसभा चुनाव में भी देखें, हरियाणा में भी नाराज थी जनता, हाँ। लेकिन सरकार भाजपा की बनाई। दूसरी बात कि अभी जो सबसे मेन मुद्दा महेंद्र जी भूलना नहीं चाहिए कि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, ना एनडीए में हुआ है, ना ये महाविकास अघाड़ी में हुआ है। उद्धव ठाकरे तो एक तरीके से तल्ख अंदाज में पूछ रहे हैं कि भाई आपका सीएम कौन होगा। कांग्रेस से पूछ रहे हैं वो नाम बताइए, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें इस चेहरे पे लड़ना है चुनाव की नहीं लड़ना है, और फिर हम अपना नाम बताएंगे। तो हमें लग रहा है कि ये सिर फुटबॉल तो शुरू हो गई है वहां पर, क्योंकि नाना पटोले कह रहे हैं कि हम ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। उधर उद्धव ठाकरे आखिर कैसे, अगर मान लीजिए कांग्रेस की ज्यादा सीटें आ गई तो किस मुंह से कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री? भाई कौन नहीं बनना चाहता दोबारा मुख्यमंत्री? फिर शरद पवार तो वहां पर सबसे खतरनाक, और कहना चाहिए कि राजनीति हाँ, उलट भी देख लें हम। हाँ, झारखंड को देख लें। हाँ, तो झारखंड में 24 सीटें जीत पाई थी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार, और इस बार 40 सीटों पर आएंगे। तो हाँ, देख वही कह रहा हूँ कि झारखंड में देखिए भाजपा के वहां पर ये हुआ है, वहां पर भाजपा की सरकार रही, फिर दूसरे दल को मौका मिला, फिर भाजपा की सरकार आ गई। तो झारखंड में ये अल्टा पलटा चलता रहा वहां पर। और हमें लगता है कि जो आदिवासी बाहुल्य ये पूरा राज्य है, वहां पर अगर भाजपा ने एकजुट होकर के और आदिवासियों को अपने पाले में कर लिया, तो फिर चाहे ये आरजेडी और जेएमएम और ये तमाम जो वहाँ के दल है वो मिलकर लड़ लें, लेकिन ये भाजपा के संग एक बड़ी ताकत जेडीयू की जुड़ गई है, और इसका फायदा उसको झारखंड में मिल सकता है। हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगे और वहां पर जो घोटाले भ्रष्ट, वहां के देखिए आप अधिकारी, जो सीएम की करीबी अधिकारी थी, वो उनके घर से करोड़ों रुपया मिला और उनपे कितने आरोप लगे, वो फरार चली। तो ये भ्रष्टाचार के मामलों को भाजपा कितना याद दिलाएगी। पीएम मोदी जब जाएंगे तो वो देखिए पूरे गेम चेंजर तो पीएम मोदी हैं, स्टार प्रचारक पीएम मोदी हैं, उन्हीं को जाना है। इन सबके इतर अभी वायनाड पर बाकी है कमेंट आपका। हाँ, देखिए वायनाड में तो वहां भी लोकसभा चुनाव है, ये है, और अब राहुल की जगह प्रियंका गांधी, ऐलान तो बहुत पहले कर चुके हैं खड़गे। तो क्या नाम अभी फाइनली उन्हीं का आएगा
या कुछ और वहां पर, या लेकिन हालांकि तय है प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा केरल में कांग्रेस के लिए इस तरह से जीत दर्ज करना, क्योंकि वहां पर जो वामपंथी पार्टियां हैं वो भी चुनाव लड़ेंगी और भाजपा भी हो सकता है कोई अपना दमदार मजबूत प्रत्याशी वहां पर चुनाव में उतार दे। लेकिन ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में देखिए, अभी मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे बड़ी आशंका है कि वहां पर ये गठबंधन जो बने हुए हैं क्या इसी स्वरूप में चुनाव लड़ेंगे। अब बंटवारा होने दीजिए सीटों हाँ। का, फिर तो हम बात करते ही रहेंगे कि आखिर किसके हिस्से में क्या आया और कौन किसके पास भागा या फिर किसने एक दूसरे को आंखें दिखाई। देवदत्त जी, एक सवाल ये भी बनता है इसमें कि इलेक्शन कमीशन अब उस लाइन पर बढ़ रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन की लाइन पर। देखिए 2 राज्यों का इलेक्शन था और एक का कार्यकाल जनवरी 2025 में पूरा हो रहा है, एक स्टेट का, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी तमाम सारे लोकसभा के उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव सब समेट लिए गए हैं। बिल्कुल महेंद्र जी, जिस तरह की चर्चाएं थी उसी तरफ चुनाव आयोग बढ़ रहा है। धीरे धीरे चुनाव को शिफ्ट करता जा रहा है कि जैसे 28 या 29 में जब चुनाव हो तो एक साथ कराने की जो दिशा में उसी तरह पहल है। अभी सीमांकन भी शुरू होना है, जो लोकसभा की सीटें बढ़ना है, विधानसभा के नए सिरे से परिसीमन, बहुत सारे काम होंगे। तो आप और हम जो अभी तक जो भूगोल इतिहास है ये सब मुझे लगता है 28-29 के चुनाव तक पलट जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कवायद चल रही है अंदरूनी तौर पर और चुनाव आयोग उसी दिशा में बढ़ रहा है, एक देश एक चुनाव की दिशा में। उसी के तहत देखो ना, आप सभी चुनाव उनने इन्हीं महाराष्ट्र और झारखंड के साथ समेट लिए और अब जो चुनाव होंगे राज्यों के वो भी इसी हिसाब से हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये एक पहल है जो उस तरफ बढ़ रही है और इसमें लगभग सब दलों की धीरे धीरे सहमति भी बन जाएगी, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं, लगभग एक साथ चुनाव कराने की स्थिति में आ जाएगा। कुछ बोल रहे हैं दीपेश जी, कुछ बोल रहे हैं। मैं ये दूसरी बात कह रहा हूँ कि एक देश एक चुनाव की होंगे ये तय है, क्योंकि भाजपा ने एक मुद्दा उठाया, लेकिन आज ये सवाल पूछा जा सकता था कि जब दिल्ली और उसके बाद बिहार में चुनाव होना ही है तो या तो ये कह ले कि भाई तैयारी नहीं थी आपकी इसलिए नहीं करा, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता था कि कम से कम 4 राज्यों के एक साथ चुनाव करा लिया केजरीवाल बोल ही चुके थे। जी, केजरीवाल मांग कर रहे थे कि इन्हीं के साथ में आप कराइए। तो ये है बड़ा सवाल है भाजपा से कि आप 4 राज्यों में तो करा नहीं पा रहे हैं। भानु चौबे सर, हाँ जी, क्या कहेंगे कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, केजरीवाल पहले ही ये अपील कर चुके कि इन्हीं राज्यों के साथ दिल्ली के भी करा लेते चुनाव। देखिए केजरीवाल नहीं कहते तो शायद हो जाता, उनको बोल दिए हैं तो अब तो बीजेपी कभी नहीं कराएगी इसके साथ, इसीलिए शायद वो शामिल नहीं हुए। वो जो केजरीवाल गए वो बीजेपी करे, ये हो जाता। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि वो दीपेश जी ठीक कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मतदाताओं ने उस राजनीतिक कीमियागिरी पे अपना मत दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में ज्यादा राज्य पे फोकस होता है और लोकसभा में मोदी का चेहरा था। अब महाराष्ट्र में किसका चेहरा होगा ये भी बड़ा सवाल उठेगा, क्योंकि कई चेहरे सामने आ गए हैं जो उसमें राजनीतिक कीमियागिरी में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल में आए थे सामने। तो अब उनका व्यक्तिगत फैसला भी होगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल। दीपेश, निर्मला सप्रे तो खुश होंगी बेहद कि कम से कम बच गए इस बार। हाँ देखिए, उन्होंने इस्तीफा इसीलिए अभी तक नहीं दिया, जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और मध्य प्रदेश में ज़रूर 2 सीटों पर उपचुनाव, हालांकि भाजपा भी देखिए तैयारी में जुटी, कांग्रेस को भी पूरा अंदाज़ा था कि होना ही है और इसीलिए वो भी अब कुछ करते तो नज़र आ रहे हैं। नतीजे क्या होंगे तो 23 को पता चल जाएगा, लेकिन ये सच है कि ये 2 सीटों के जो उपचुनाव हैं ये भी भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के लिहाज से तो बेहद अहम कह सकते हैं इनको। देखिए भाजपा ने जो डेकोरम बनाया, जो टेम्पो बनाया है, उसको बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। डॉक्टर मोहन यादव कोई रिस्क नहीं लेंगे और पूरी ताकत झोंकेंगे। शिवराज की प्रतिष्ठा सीधे सीधे बुधनी पर है। कांग्रेस के लिए भी तो बड़ा कठिन मैच होगा। कांग्रेस के लिए देखिए एक अवसर है, लेकिन उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन बुधनी में तो नहीं, बहुत ज्यादा हमें कोई उम्मीद नहीं कांग्रेस के लिए। लेकिन हाँ, विजयपुर में अगर वो कुछ कर जाती, कुछ करिश्मा, कुछ चमत्कार, तो जरूर वहां पर वो कड़ी टक्कर दे सकती है या कोई वहां पर उलटफेर हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, भले मंत्री हैं मुकाबले में। लेकिन ये सच है कि ये 2 जो उपचुनाव हैं
ये कांग्रेस के लिए भी एक मौका, जीतू पटवारी के लिए एक मौका, जिनके खाते में कोई उपलब्धि नहीं है, जीरो है अभी वो। अब वो बस बात यही है कि वो कितनी जद्दोजहद करते, कितना जुनून दिखाते हैं इन सीटों पर जीत के लिए, या फिर केवल रस्म अदायगी करते नजर आते हैं। तो ये देखना बाकी रहेगा 1 महीने में। बिल्कुल। तो 13 से और 20 नवंबर यानी 2 बार में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र एक फेज में होगा, झारखंड 2 फेज में होंगे। लेकिन सबसे अहम चीज यही है कि मध्य प्रदेश के लिहाज से भी ये उपचुनाव जो होना है वो बेहद राजनीतिक उठापटक वाले होंगे, क्योंकि कांग्रेस पूरी अपनी दमखम लगाएगी। देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। हालांकि जो चुनाव आयोग के जो प्रमुख हैं राजीव कुमार जी, वो कह रहे हैं कि सवाल उठते हैं ईवीएम पर, उनमें जवाब पहले से ही दे दिया था एक ही लाइन में कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम अपना काम कर रहे हैं और बड़ी बेहतर तरीके से ये चुनाव संपन्न कराए आज तक जाएंगे। मजेदार सवाल उठा, उन्होंने कहा कि साहब पेजर में धमाके हो गए लेबनान में, तो क्या ईवीएम क्यों नहीं है? कुछ उन्होंने कहा पेजर कहीं ना कहीं किसी चीज से कनेक्ट रहता है, लेकिन ईवीएम कनेक्ट नहीं रहती है, और इसलिए ईवीएम पर आप कितने ही सवाल उठाते रहिए, शक करते रहिए, लेकिन ईवीएम शक के दायरे में नहीं आ सकती। चले, बहुत शुक्रिया दीपेश हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। भानु चौबे जी आपका भी धन्यवाद। देवदत्त जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे लिए वक्त निकाला आपने। तो देखिए, 2 राज्यों, 2 प्रमुख राज्यों जहां सबकी निगाहें हैं, महाराष्ट्र और झारखंड, चुनाव का ऐलान हो चुका है। उसके अलावा सबसे अहम चीज है कि मध्य प्रदेश के लिहाज से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी दिलचस्प थी कि बुधनी और विजयपुर का भी ऐलान हो गया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब इलेक्शन मोड में मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटें, मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का संगठन, मध्य प्रदेश का विपक्ष, सब उसमें लगेंगे। तो झारखंड में अब क्या सोरेन को चुनौती देने भाजपा उतरेगी या फिर महाराष्ट्र में कोई फेरबदल होगा? अभी तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने फुल फॉर्म में है और इलेक्शन कमीशन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कराने के बाद अब मुस्तैद है कि बाकी के जो भी चुनाव उपचुनाव, हाँ बायनाट सीट भी बड़ी महत्वपूर्ण है, उसके निर्णय पर भी सबकी नजरें रहेंगी। तो इलेक्शन कमीशन पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव करवाने का दावा कर रहा है, वादा कर रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, इस बात का भी दावा किया गया है। 2 राज्यों के चुनाव का ऐलान, तो ऐलान इलेक्शन हो चुका है। अब किस किस का सिलेक्शन होगा, कौन कौन चुनाव लड़ेगा, ये वक्त रहते हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।